नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। आपके बीए भाग प्रथम के इतिहास का जो दूसरा पेपर है उसमें दूसरी यूनिट में यह टॉपिक है। फ्रांस की क्रांति किया था अभी हमने, और फ्रांस की क्रांति के बाद आज हम प्रारंभ कर रहे हैं नेपोलियन बोनापार्ट का उदय। तो इस श्रृंखला में यह पहला व्याख्यान नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट दुनिया में वह व्यक्ति है जिसको इस पृथ्वी पर हर व्यक्ति जानता है, चाहे वो इतिहास का विद्यार्थी, इतिहास का जानकार ना हो, लेकिन फिर भी नेपोलियन का नाम, हिटलर का नाम, महात्मा गांधी का नाम, ये दुनिया में बड़े विख्यात नाम हैं। अब ये एक अलग बात है कि वो किस विषय के लिए विख्यात हैं, लेकिन विख्यात हैं। नेपोलियन बोनापार्ट किसी की दृष्टि में ये कुख्यात हो सकते हैं, किसी की दृष्टि में विख्यात हो सकते हैं, लेकिन इनको पूरी दुनिया में जाना जाता है। यदि हम प्रारंभिक जीवन की बात करें, नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को फ्रांस के कोर्सिका द्वीप के एक निर्धन परिवार में हुआ। यद्यपि इनके पिता कार्लो बोनापार्ट एक वकील थे, लेकिन जैसा कि पुस्तकों में लिखा है, उनकी परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उनकी माता का नाम, नेपोलियन की माता का नाम लेजिटिया। इसके बारे में कि यह एक बहुत ही सुंदर महिला थी, एक कठिन परिश्रम करने वाली महिला थी और एक सूझबूझ वाली महिला थी। नेपोलियन के 4 भाई और 3 बहनें थीं। 10 वर्ष की आयु में नेपोलियन को शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल भेज दिया गया। वहाँ शुरू में नेपोलियन ने शैम्पेन क्षेत्र के ब्रियेन के एक सैनिक स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। 1784 में अक्टूबर में नेपोलियन पेरिस के सैनिक स्कूल में चला गया। अगले साल वह इस एजुकेशन को पूरा करके सेना में लेफ्टिनेंट, एक ऑफिसर पोस्ट, एक सेना में वहाँ नेपोलियन को मिली और उसे वेलेंस शहर में पोस्टिंग मिली। सन 1786 के सितंबर से 1788 के जून अंत तक वह कोर्सिका में अवकाश पर रहा, छुट्टी पर चला गया। इसके बाद वह सितंबर 1789 तक अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ ऑक्सोन नगर में रहा। इसके बाद वह 1791 के फरवरी तक पुनः अपनी मातृभूमि कोर्सिका में रहा। कोर्सिका में रहते हुए उसने स्थानीय राजनीति में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। वह क्रांति समर्थक एक दल का नेता भी बन बैठा। 1791 की फरवरी से जून तक वह पुनः ऑक्सेस में और कुछ दिन वेलेंस में रहा। 1792 में वह पुनः कोर्सिका चला गया। 16 सितंबर 1793 को उसने
तूलो के घेरे के समय सेना की एक टुकड़ी का नेतृत्व किया। इन दिनों तूलो नगर में प्रतिक्रियावादी उपद्रव उठ खड़े हुए थे। राष्ट्रीय महासभा का अधिवेशन भी इसी नगर में हो रहा था। उत्तेजित भीड़ ने महासभा के सभा स्थल को घेर लिया। तब नेपोलियन ने अपनी योग्यता व दिलेरी से उत्तेजित भीड़ को नियंत्रित करके महासभा के सदस्यों को मृत्यु के मुख से बचाया। इससे रोबेस्पियर उससे काफी प्रसन्न हुआ। 1794 के अप्रैल में वह आर्टिलरी का जनरल यानी कि तोपखाने का प्रधान नियुक्त हुआ। लेकिन जब रोबेस्पियर का पतन हो गया तो कुछ समय के लिए नेपोलियन को भी सजा हुई और उसको कैद कर लिया गया। परंतु 1794 में ही 20 अगस्त को उसे उसका पुराना जो पद है वो उसको मिल गया। 1795 के मई मास में उसे बेंडी के अभियान पर जाने का आदेश मिला, लेकिन वह नहीं गया और पेरिस में ही जमा रहा। इस वर्ष कन्वेंशन के भंग हो जाने पर जिन 5 सदस्यों का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी कि डायरेक्टरी बना था, नेपोलियन ने उनसे अच्छे संबंध स्थापित कर लिए। 5 अक्टूबर 1795 को राजतंत्र के समर्थकों का विद्रोह प्रारंभ हो गया। इस विद्रोह को दबाने के लिए नेपोलियन ने अपनी असली योग्यता का परिचय दिया। परिणाम स्वरूप उसे आंतरिक सेना का कमान मिला। सेनापति ब्रास के माध्यम से उसे जोसेफाइन बोहरानेस, उनका जो विवाह हुआ है उस महिला का नाम है जोसेफाइन बोहारनेंस। तो सेनापति ब्रास के माध्यम से ये विवाह हुआ। नेपोलियन की उन्नति में उसकी पत्नी का भी बहुत बड़ा हाथ था। पत्नी का नाम स्लाइड पे विद्यार्थियों जोसेफाइन बोहारनेंस। वह एक प्रभावशाली महिला थी और सरकारी पदों पर काम करने वाले बहुत से लोग उसके मित्र थे तथा शुभचिंतक थे। नेपोलियन की योग्यता से प्रभावित होकर युद्ध मंत्री कार्नो ने उसे इटली अभियान का सेनापति अपॉइंट कर दिया। इस समय फ्रांस की स्थिति काफी सुधर गई थी। हॉलैंड जीतकर फ्रांस ने वहां अपना एक गणतंत्र स्थापित, अपने स्पोर्ट का एक, जो कि फ्रांस के रिमोट से ही चल रहा था, वहां एक सरकार बना दी। बेल्जियम तथा राइन नदी के किनारे के सभी जर्मन राज्यों को भी फ्रांस ने जीत लिया। प्रसा, स्पेन, टस्कनी युद्ध से हट गए। अब केवल इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया ने ही क्रांतिकारी फ्रांस के युद्ध जारी रखा था। इटली के बहुत से क्षेत्र ऑस्ट्रिया के अधिकार में थे। इटली का पॉप भी क्रांति का जबरदस्त शत्रु था। उसी के इशारे पर फ्रांस में कई धार्मिक उपद्रव भड़के थे। अतः फ्रांस के लिए इटली पर आक्रमण करना स्वाभाविक था। बोनापार्ट का इटली अभियान सैनिक विशेषज्ञों की दृष्टि से युद्ध कला का अपना एक अनूठा उदाहरण माना जाता है विद्यार्थियों, और श्रेष्ठतम कोटि के रण कौशल का परिचायक है। नेपोलियन को सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया की संयुक्त सेनाओं का मुकाबला करना पड़ा, जिनकी संख्या
उसके सैनिकों से लगभग दुगनी थी। फ्रांस के नेपोलियन के पास जो सैनिक थे उनके पास ठीक पोशाक भी नहीं थी, अधिकारियों तक पास जूते नहीं थे। इसलिए नेपोलियन ने शत्रु सेनाओं को आपस में मिलने का अवसर न देकर उन्हें अलग अलग करके परास्त किया। सर्वप्रथम उसने डीगो के स्थान पर ऑस्ट्रिया की सेना को पराजित किया, उसे पूर्व की तरफ खदेड़ दिया। यहां से वह पश्चिम की तरफ मुड़ा और अचानक सार्डिनिया की सेना पर टूट पड़ा। सार्डिनिया और मोल्डवी नामक स्थान पर उसे पराजित किया। उसने सार्डिया की राजधानी टुरीन को जाने वाले मार्ग पर अधिकार कर लिया। भयभीत सार्डिनिया ने संधि करना ही उचित समझा और उसने सेवाय और नीस के प्रदेश फ्रांस को देना स्वीकार कर लिया और सेवाय और नीस पर फ्रांस का अधिकार हो गया। उसके बाद नेपोलियन ने अपना सारा ध्यान ऑस्ट्रियन सेना पर केंद्रित किया। सबसे पहले उसने ऑस्ट्रिया के इटालियन राज्य लोम्बार्डी को जीता। इस समय तक ऑस्ट्रिया की सेना आहदा नदी का नाम है विद्यार्थियों, आहदा नदी के पार चली गई थी। शत्रु सेना तक पहुंचने के लिए पुल को पार करना जरूरी था। इस लंबे पुल के दूसरे किनारे पर ऑस्ट्रिया का तोपखाना था। नेपोलियन ने भयंकर गोलाबारी के उपरांत भी इस नदी के पुल को पार करके शत्रु को पराजित किया। वास्तव में यह जो पुल है इसको लोदी पुल कहा जाता था। ये जो युद्ध यहाँ पर हुआ न, वो नेपोलियन की सूरवीरता का एक ज्वलंत उदाहरण था। उसी दिन से नेपोलियन अपने सैनिकों का आराध्य देवता बन गया। सैनिक उसके इशारे पर जान देने के लिए तैयार थे। सैनिक उसके लीडरशिप पे गर्व करते थे। इस युद्ध के फलस्वरूप मिलान प्रदेश पर उसका अधिकार हो गया। दूसरी तरफ इस युद्ध में पराजित होने के बाद ऑस्ट्रिया की सेना ने मांटुआ दुर्ग में आश्रय लिया। सामरिक दृष्टि से इसका बड़ा महत्व था। सामरिक दृष्टि से विद्यार्थियों इसका मतलब जो किला बहुत मजबूत होता है, जैसे हमारे यहाँ चित्तौड़ का किला हुआ करता था, रणथंभौर का किला हुआ करता था, कुंभलगढ़ का, ये सामरिक दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण किले होते हैं। नेपोलियन ने दुर्ग का घेरा डाल दिया। 8 महीने से भी अधिक समय तक चलता रहा। इस बीच ऑस्ट्रिया ने घेरा तोड़ने के लिए 4 बार सेनाएं भेजी, परंतु सभी अवसरों पर पराजित होकर लौटना पड़ा। 13 जनवरी 1797 को रिवोली का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया, जिसमें ऑस्ट्रिया की सेना पराजित हुई और मांटुआ ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद नेपोलियन ऑस्ट्रिया की सेना को खदेड़ता हुआ लियोबेन नगर तक जा पहुंचा। यह नगर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना से केवल 100 मील दूरी पर था। अतः ऑस्ट्रिया को संधि के लिए विवश होना पड़ा। 18 अप्रैल 1797 को लियोबिन की विराम संधि हो गई। इस अभियान के समय नेपोलियन ने डायरेक्टरी से पूछे बिना ही लड़ाई की, संधि की और राज्यों का निर्माण किया। एनकोना में पोप की सेना को हराने के बाद उसने पोप से धन वसूल लिया, लूट का माल ले लिया और भूमि भी हथिया ली। लोम्बार्डी राज्य को सिसलपाइन और जेनवा को लाइगुरियन गणतंत्र में बदल दिया। दोनों को फ्रांसिस ढंग से संविधान के आदेश दे दिए। नेपोलियन ने पेरिस के आदेश की अवहेलना करते हुए नेपोलियन ने नई
नीपोलिटन अभियान जो उसको सौंपा गया था उसको उसने भंग कर दिया। 17 अक्टूबर 1797 को ऑस्ट्रिया ने कैंपो फॉर्मिया की संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। विद्यार्थियों, शेष अगले व्याख्यान।